इंसान किसी देश का नागरिक कैसे बनता है? मतलब ये तय कैसे होता है और वो कौन से नियम हैं जो हमें सरकार की ताकत से बचाते हैं? आज हम कभी सोचा है कि कोई इंसान किसी देश का नागरिक कैसे बनता है? मतलब ये तय कैसे होता है और वो कौन से नियम हैं जो हमें सरकार की ताकत से बचाते हैं? आज हम भारतीय संविधान के इन्हीं बड़े और बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं कि आखिर भारतीय है कौन और एक भारतीय होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं। देखिए, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने एक बहुत बड़ा, बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा था। बंटवारे की उस उथल-पुथल के बाद आखिर भारतीय कौन कहलाएगा? इस सवाल का जवाब फौरन देना बहुत जरूरी था। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय नागरिक कौन है, बंटवारे का इस पर क्या असर हुआ और आज के नियम क्या कहते हैं। फिर हम मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की दुनिया में चलेंगे और संविधान के सबसे बड़े वादे यानी समानता के वादे को समझेंगे। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप सिर्फ एक आई कार्ड नहीं है, खासकर भारत में। यहाँ इसकी जड़ें देश के सबसे मुश्किल दौर यानी बंटवारे से जुड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं कि उस इतिहास ने इन नियमों को कैसे बनाया। सोचिए जरा, हमारे संविधान बनाने वालों को लाखों लोगों के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट से निपटना था। एक ऐसी सिचुएशन जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसी के लिए उन्होंने दो बहुत खास आर्टिकल्स बनाए, आर्टिकल 6 और 7। ये उस मानवीय संकट का एक कानूनी जवाब थे। तो आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए। ये एक तरह से उनके लिए स्वागत का दरवाजा था। इसका सीधा सा मकसद था कि जो लोग भारत को अपना घर चुन रहे हैं उन्हें कानूनी तौर पर यहाँ का नागरिक माना जाए। और हाँ, इसका जो बेसिक आइडिया है वो काफी हद तक यूके के लीगल सिस्टम से लिया गया था। अब ये तारीख याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने पर कंट्रोल के लिए एक परमिट सिस्टम शुरू हुआ था। तो बस इसी तारीख को एक लाइन मान लिया गया। इसके पहले आने वालों के लिए नियम कुछ और थे और इसके बाद आने वालों के लिए कुछ और। अब दूसरी तरफ था आर्टिकल 7। ये उन लोगों के लिए था जो दूसरी दिशा में गए, मतलब भारत से पाकिस्तान चले गए। तो ये नियम साफ करता था कि जिन्होंने एक नया देश चुन लिया वो अब भारतीय नागरिकता पर अपना हक नहीं जता सकते। तो आसान शब्दों में कहें तो आर्टिकल 6 और 7 एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक, जो लोग आए उन्हें नागरिकता का रास्ता देता था, और दूसरा, जो लोग चले गए उनकी नागरिकता का दावा खत्म करता था। ये बंटवारे की उस मुश्किल हकीकत को संभालने का एक सोचा समझा तरीका था। अच्छा, बंटवारे की सिचुएशन तो बहुत खास थी, लेकिन नॉर्मल हालात में भारतीय नागरिकता के नियम क्या हैं? चलिए अब उन परमानेंट नियमों को देखते हैं जो आज भी लागू होते हैं। हमारा संविधान उन भारतीयों को भी नहीं भूला जो देश से बाहर रहते हैं। आर्टिकल 8, जो भारतीय मूल के लोग हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जैसे कनाडा या अमेरिका, उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करने का रास्ता देता है। वो अपनी लोकल इंडियन एम्बेसी में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 9, जो एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत की बात करता है। भारत में डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता अलाउड नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, का नागरिक बन जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और आर्टिकल 10 और 11 इस पूरे फ्रेमवर्क को पूरा करते हैं। आर्टिकल 10 एक तरह की गारंटी देता है कि किसी की नागरिकता ऐसे ही मनमाने ढंग से नहीं छीनी जा सकती। और आर्टिकल 11 हमारी संसद यानी पार्लियामेंट को नागरिकता पर कानून बनाने की सबसे बड़ी शक्ति देता है। इसी पावर का इस्तेमाल करके 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया, जो आज भी सिटीजनशिप से जुड़े मामलों का मुख्य कानून है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। आर्टिकल 6 और 7 बंटवारे से जुड़े हैं, 8 विदेश में बसे भारतीयों के लिए है, 9 दोहरी नागरिकता को रोकता है और 11 हमारी पार्लियामेंट को नागरिकता पर कानून बनाने का हक देता है। सिंपल। अच्छा, अब ये तो तय हो गया कि नागरिक कौन है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल सवाल है, एक नागरिक होने का मतलब क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है मौलिक अधिकारों में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में। ये वो सुरक्षा कवच है जो संविधान हमें देता है। अब मौलिक अधिकारों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये अधिकार हमें मिले किसके खिलाफ हैं। तो संविधान उस पावर को राज्य या स्टेट कहता है। आर्टिकल 12 इसी स्टेट को डिफाइन करता है, और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार असल में स्टेट की पावर के खिलाफ हमारी गारंटी हैं। और हाँ, स्टेट का मतलब सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारें नहीं है। इसके दायरे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं। मतलब इन सभी को हर नागरिक के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। और फिर आता है आर्टिकल 13। इसे आप मौलिक अधिकारों का गार्डियन समझ सकते हैं, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह। यह कहता है कि कोई भी कानून, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पार्लियामेंट ने ही क्यों ना बनाया हो, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो वो कानून रद्द हो जाएगा, उसे अमान्य माना जाएगा। इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो हमने अमेरिकन संविधान से लिया है। ये पक्का करता है कि देश में सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ संविधान है। तो इन सभी मौलिक अधिकारों में सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी वादा क्या है? वो है समानता का वादा। और आर्टिकल 14 और 15 इसी वादे को हकीकत बनाते हैं। आर्टिकल 14 हमारे लोकतंत्र की नींव है। यह ब्रिटिश सिद्धांत रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून की नजर में सब बराबर हैं। और आर्टिकल 15 समानता के इस आइडिया को और भी मजबूत करता है। यह साफ साफ कहता है कि स्टेट किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म,
जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। दुकानों, होटलों या कुओं और सड़कों जैसी पब्लिक जगहों पर जाने से किसी को नहीं रोक सकता। ये विचार भी अमेरिकी संविधान से काफी हद तक प्रभावित है। चलिए इन सभी जरूरी तारीखों पर एक नजर डालते हैं। 1947 में बंटवारे से ये कहानी शुरू हुई। 1948 की कट ऑफ डेट ने माइग्रेशन को रेगुलेट किया। 1950 में संविधान ने इन अधिकारों को कानूनी शक्ल दी और 1955 के एक्ट में नागरिकता के नियमों को और आगे बढ़ाया। ये तारीखें भारतीय नागरिकता की पूरी यात्रा को दिखाती हैं। और अब हम आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये नियम और अधिकार सिर्फ 70 साल पुराने कागज नहीं हैं, ये आज भी जिंदा हैं और हमारे समाज को लगातार बना रहे हैं। जरा अपनी रोज की जिंदगी के बारे